हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों का इस समय मिड टर्म परीक्षा का टाइम टेबल आप लोगों के कॉलेज में आ गया होगा। तो कल की क्लास मेरी जो थी आप लोगों की फर्स्ट पेपर से थी स्टूडेंट, ठीक है। और आज की क्लास जो है आप लोगों का सेकेंड पेपर से है। जो बच्चे हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस जिनका ब्रांच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है स्टूडेंट, ठीक है। किस ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ? तो ह्यूमन डेवलपमेंट की ब्रांच की बात कर रही हूँ। और ये पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। पेपर का नाम है आप लोगों का स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम हिंदी में सांख्यिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग कहते हैं। तो ये आप लोगों का मिड टर्म परीक्षा के अकॉर्डिंग भी आप लोगों का सही है। और अभी जो है आप लोगों का जो एनुअल एग्ज़ाम मतलब जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम होगा, सेकेंड दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा पेपर आप लोगों का भी। तो ये वीडियो जो है वहाँ पे भी आप लोगों का यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जितने भी पिछले साल जो है पेपर मॉडल पेपर भी हमने दिया है और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने यहाँ पे सॉल्व कराया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारे वीडियो के जो है लिंक दे दिए हैं स्टूडेंट। आप वहाँ से जाकर अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी से आप क्या अभिप्राय है, ठीक है। सांख्यिकी से क्या अभिप्राय, या इसी को इस तरह से पूछा था, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। ये जो आपको तीनों तरह से प्रश्न इस तरह से आप लोगों को अति लघु में आ सकते हैं, यानी सेक्शन ए में आएंगे आ सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, हम देखते हैं सांख्यिकी का अर्थ क्या है। तो देखिए, सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी शब्द के स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। हिंदी रूपांतर है जो कि लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। जो सांख्यिकी है वह किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी के किस भाषा का जो है रूपांतर है, यानी कन्वर्ट किया गया है, तो आपका जो है स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण जो है आपका सांख्यिकी है। और लैटिन भाषा के शब्द किससे लिया गया? स्टेटस से लिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। किससे लिया गया है? तो स्टेटस से लिया गया है। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति इटालियन भाषा के स्टैसिया और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिक से भी जोड़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या थोड़ी सी भ्रांति है स्टूडेंट, लोग अलग अलग अपना तर्क लगाए हैं। तो पहला तो याद रखिए कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हम लैटिन भाषा को देंगे, लेकिन अलग अलग जो विद्वान आए तो उन्होंने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया कि ये जो स्टैटिक शब्द है वो क्या है, आपके लैटिन भाषा का शब्द स्टैटसिया से लिया गया है और जर्मन भाषा के शब्द जो है स्टैटिक से लिया गया है। इन शब्दों का अर्थ संबंधित भाषाओं से पहले राजनीतिक रूप से राज्य व्यवस्था के लिए किया जाता था। यानी सबसे पहले क्या है, जो स्टैटिक शब्द आया तो वो किसके लिए किया गया? तो वो राज्य व्यवस्था से संबंधित। आइए देखिए, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि जो है सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है। तो अब आइए देखिए, हम परिभाषा की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है आपका किंग के अनुसार। तो किंग के अनुसार क्या है? तो गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं का निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या, गणना मतलब गिनती। जो सांख्यिकी है स्टूडेंट वो क्या है, आपकी गिनती से लिया गया है, ठीक है। अनुमानों के पहले क्या था, जैसे अनाज के बदले जो है काम दिया जाता था, अनाज के बदले जो है अनाज देकर लोग मतलब लेन देन काम करते थे, यही चीज़ है। तो वही क्या है, आपका सांख्यिकी है। यहाँ पे क्या, गणना और अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त जो भी रिजल्ट आए उसी को हम क्या बोलते हैं, सामूहिक प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के निर्णय करने की जो रीतियां जो पहले से चलती आ रही थी, जो रीति रिवाज, अब क्या है, अब तो काउंटिंग हो गया है। जैसे 100 रुपया 10 रुपया, पहले क्या था, रुपए नहीं थे, अनाज के बदले अनाज मतलब लोग लेकर देकर काम जो है कराते थे, ठीक है। तो वो उस समय का जैसे वो ये क्या था, सामाजिक चीज़ों में था, ठीक है। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से लोग जो है अपना काम करते थे। फिर क्या, वालिस और रॉबर्ट के अनुसार सांख्यिकी तथ्यों के
परिणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण में जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी समझ में आ गया, जो सांख्यिकी है ये क्या है, एक तरह से आपके जो है संख्या से संबंधित होती है, गिनती होती है, काउंटिंग की जाती है, जैसे कितना लिया गया। जैसे मान लीजिए हम एक क्लास की बात करें, जैसे एक क्लास में जो है 60 बच्चे हैं, ठीक है, 60 बच्चों का जो है रिजल्ट आया, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या हुआ, तो अब 60 बच्चों को हमने काउंटिंग किया ना कि 60 बच्चे, और 60 बच्चे में क्या हुआ, आपके जो है 20 बच्चे जो है वो क्या है 80% मार्क्स लाए, ठीक है, 20 बच्चे जो क्या है वो 80% जो है मार्क्स लिए हैं, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, 15 बच्चे जो है आपके 70% मार्क्स लिया है, और जो है 15 बच्चे जो है 70%, और बाकी मान लीजिए 30 बच्चे जो है आपके क्या है, 30 बच्चे नहीं 30 नहीं, क्या 15 20 आपके कितने हो गए, 35 हो गए, बचे कितने 25 हो गए। तो 25 बच्चे जो हैं आपके कितने परसेंट लाए, 55% लाए, 50% या 55% लाए। तो ये क्या हुआ, ये सांख्यिकी से ही हम एक आंकड़ा निकाल रहे हैं कि 60 बच्चों में इतने इतने परसेंट जो है रिजल्ट जो है बच्चों को आया। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, चर से आप क्या समझते हैं। तो चर क्या है, तो देखिए वे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है और जो मात्रा अथवा आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, क्या है वो चर कहलाते हैं। तो देखिए चर मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये क्या है, संख्यात्मक अभिलक्षण है जिनको हम क्या करते हैं, जिनका माप जो होता है यानी नापने पर भिन्न भिन्न, मतलब इनका माप क्या है स्थिर नहीं है, ठीक है, उनमें क्या है विभिन्नता पाई जा रही है, वेरिएशन पाया जा रहा है, और ये क्या है, ये मात्रा में बढ़ भी सकते हैं और मात्रा में घट भी सकते हैं, वही हमारे क्या है चर कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों की ऊंचाई, जैसे मान लीजिए हमने 10 व्यक्ति लिया, ठीक है, 10 व्यक्ति लिया तो कोई जरूरी नहीं कि सब 10 व्यक्ति की जो हाइट है वो एक समान हो, ऐसा तो हो नहीं। फिर या 10 व्यक्ति जो है सेम आयु के हो, ये भी नहीं। 10 व्यक्ति जो है उनके इनकम स्रोत जो एक जैसा हो, 10 व्यक्ति के जो है बच्चों की संख्या जो हो मतलब बिल्कुल इक्वल हो, ऐसा ना हो। मूल्य मजदूरी उनका एक जैसा हो, परीक्षा में प्राप्तांक आदि, ये सब क्या है, सब में क्या होता है वेरिएशन पाया जाएगा, यानी व्यक्तियों की ऊंचाई जो है वो उसमें भी अंतर आ सकता है, ठीक है, मात्रा बढ़ सकती है घट सकती है, आयु है उम्र बढ़ सकता है घट सकता है, बच्चों परिवार में बच्चों की संख्या क्या है बढ़ सकती है घट सकती है। तो यही सब क्या है, सब आपके जो है चर यानी वेरिएबल्स के जो है अंतर्गत आते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, सांख्यिकी की सीमाएं या दोष बताइए, ठीक है, यानी सांख्यिकी के क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या दोष होते हैं, इसके बारे में देखिए। तो सांख्यिकी की निम्नलिखित सीमाएं या दोष होते हैं। पहला क्या, केवल समूहों का अध्ययन, यानी जो सांख्यिकी है उसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का जो है गणना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम समूहों का अध्ययन करते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। फिर क्या, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, यहाँ पे क्या है जो सिर्फ संख्या में, जैसे डिजिट में, जैसे 1 हुआ 10 हुआ 20 हुआ 30 हुआ 40 हुआ, इन सब का क्या है हम अध्ययन कर सकते हैं ना। फिर क्या है, आंकड़ों में सजाइता, यानी यहाँ पे क्या है होमोलॉगस, यानी सिर्फ मेल का कर रहे तो मेल का करें, फीमेल का कर रहे तो फीमेल का, मतलब एक ही जीनस, एक ही मतलब स्पीसीज का जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ये सबसे बड़ा दोष है। फिर क्या, दुरुपयोग, इसका जो है दुरुपयोग भी होता है। फिर क्या, समस्या के अध्ययन का साधन मात्र, यानी हमने जो भी रिसर्च मेथोलॉजी के थ्रू जो भी हमने शोध समस्या लिया वो क्या है, समस्या के अध्ययन के ही साधन के रूप में ही हम सिर्फ सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते, अदर फील्ड में नहीं कर सकते। ये भी क्या है सांख्यिकी की जो है सीमाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए आवृत्ति का अर्थ क्या है, ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, किसी दिए गए प्राप्तांक समूह में किसी प्राप्तांक की पुनरावृत्ति या बार बार आने की प्रवृत्ति को उक्त प्राप्तांक की आवृत्ति कहा जाता है। जैसे यदि किसी प्राप्तांक की आवृत्ति 8 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्राप्तांक की पुनरावृत्ति जो है किसी दिए गए प्राप्तांक समूह में क्या हुआ 8 बार हुआ। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल आपको हमने दिया, जैसे आवृत्ति में मान लीजिए 1 लिखे, ठीक है, 3 लिखे, 5 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर क्या हुआ 9 लिखे, ठीक है, 9 लिए, फिर 10 लिए, फिर क्या हुआ 8 ले लिए, फिर हमने 8 ले लिया, फिर हमने 7 ले लिया, फिर हमने 6 लिया, फिर हमने 8 लिया, ऐसे ऐसे करके क्या हुआ ये 8 की जो है, तो 8 देखिए यहाँ पे 1 बार आ गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
ठीक है, यहाँ पर फिर 5 बार हो गया, यहाँ पर फिर 7 हो गया, यहाँ पर फिर 8 आ गया। यानी ये 8 जो है वो क्या हो रही है, 8 बार आया। यानी देखिए कोई अंक जो है दोबारा नहीं आया, लेकिन 8 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति यानी बार-बार जो है दोहराया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है आवृत्ति बोलते हैं। यानी किसी भी प्राप्तांक में, ठीक है, किसी भी प्राप्तांक समूह में क्या है, किसी भी प्राप्तांक का यानी कोई भी एक प्राप्तांक है, जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, वो क्या है, बार-बार आ रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर 10 ले लिया, फिर यहाँ पर 7 ले लिया, फिर यहाँ पे 8 ले लिया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ पे 11 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया। तो मान लीजिए अब ये देखिए 10 क्या, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 3 बार आया ना, तो अब ये क्या हुआ, तो 3 बार इसकी रिपीट हुई और पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, तो 3 बार हुई। और कौन सा अंक का, तो 11वां अंक का। समझ में आ गई ये बात मेरी? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यानी आवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मतलब प्राप्तांक समूह में जो है प्राप्तांक का बार-बार आना, ठीक है, बार-बार आना ही वही क्या है, आपकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब आइए देखिए हम आवृत्ति बहुभुज से क्या अर्थ है, या बहुभुज या हिस्टोग्राम से आप क्या समझते हैं, इसको हम देखते हैं। तो देखिए अनेक भुजाओं वाली आवृत्ति को बहुभुज कहते हैं। इसमें किसी आवृत्ति वितरण के विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आवृत्तियों की प्रकृति को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आवृत्ति बहुभुज क्या है, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होती है, इसमें हम जो है इसकी आवृत्ति जो होती है मतलब बहुभुज, मतलब बहुत बार, अनेक भुजाओं को जो है जोड़ने वाली जो आवृत्ति होती है वही क्या है, हमारी बहुभुज आवृत्ति कहलाती है, सॉरी बहुभुज कहलाती है। इसमें किसी आवृत्ति वितरण के विभिन्न मतलब इसमें वर्गांतरों का जो अंतर होता है और आवृत्तियों की जो प्रकृति को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है, इसी को हम बहुभुज कहते हैं। अब आइए देखिए वर्मा और श्रीवास्तव के अनुसार बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं। आवृत्ति बहुभुज में भुज द्वारा आवृत्तियों को प्रकट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बहुभुज कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि माध्य से आप क्या समझते हैं। माध्य या इसी को मध्यमान भी कह के आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, माध्य या इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्यमान। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीन बोलते हैं। तो देखिए माध्य या मीन या मध्यमान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए माध्य प्रवृत्तियों के मापों का औसत या माध्य भी कहा जाता है। देखिए माध्य प्रवृत्तियों के मापों को औसत यानी एवरेज जो निकालते, जो रेशियो निकालते हैं ना स्टूडेंट, वही हमारा क्या है, माध्य कहलाता है। माध्य वह मूल्य है जो सामग्री के बृहद समूह का जो है प्रतिनिधित्व करता है। माध्य क्या है, माध्य वह मूल्य है जो क्या करता है, मतलब जैसे मान लीजिए एक कक्षा में जैसे 30 बच्चे हो गए तो 30 का मध्यमान क्या होगा, तो वो वही चीज़ क्या है, वो पूरे मतलब 30 बच्चों का जो है वो मतलब रेशियो निकाल के एक औसत देता है, वही हमारा क्या माध्य या मध्यमान कहलाता है। अब देखिए क्लार्क और सिकार्डे के अनुसार माध्य की परिभाषा क्या है। तो माध्य संपूर्ण समंकों के समूह का विवरण देने वाली एकमात्र संख्या प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वही हमारा क्या है, माध्य होता है। अब देखिए माध्य या मध्यमान का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी मीन का सूत्र क्या होता है। तो मध्यमान को सबसे पहले हम यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब आइए उसका सूत्र हम देख लेते हैं कि मध्यमान का सूत्र क्या होता है। तो आप कहीं आपकी कॉपी में जगह होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि माध्य बराबर क्या होता है आपका, सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, ये क्या है आपका मध्यमान या माध्य का सूत्र होता है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यम बराबर सिग्मा एक्स बाई एन। ये हमारा क्या है, आपका मध्यमान का जो है सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से सूत्र के लिए भी दे सकता है कि मध्यमान का सूत्र लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एम बराबर क्या, सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, अब आइए देखिए एक अच्छे मध्यमान की या माध्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
तो एक अच्छे मध्यमान या माध्य की जो है विशेषताएं क्या होती है स्टूडेंट, निम्नलिखित होती हैं। पहला क्या है, प्रतिनिधित्व। तो ये क्या है, मतलब ये पूरे समूह का अकेले क्या करता है, प्रतिनिधित्व करने का जो है क्वालिटी रखता है। निश्चयता, इसमें क्या होती है, इसमें निश्चयता पाया जाता है स्टूडेंट, यानी इसमें जो भी हम रेशियो निकालेंगे, जैसे मैंने बताया ना कि 30 बच्चे हम क्लास के ले रहे हैं, तो वो क्वालिटी क्या होगा, वो क्वालिटी जो है 30 में पाया जाएगा, इसलिए निश्चय। फिर क्या है, मध्यमान निकालना क्या होता है, बहुत सरल होता है स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे, यन से संख्या से फिर भाग देंगे, सबको जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यन जो पदों की संख्या मान लीजिए यन हो गई, तो उससे जोड़कर क्या करते हैं, भाग देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा मिलेगा वही क्या होता है, हमारा मध्यमान होता है। हमने आपको लास्ट ईयर में सारे वीडियो को, मैंने आपकी जो सीनियर दीदी गई हैं पास होकर 3rd सेमेस्टर में, तो उनको हमने मध्यमान कैसे निकाला जाता है, मध्यांक कैसे निकाला जाता है, ये बहुलांक कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चन जो है सवाल हमने जो है कराया है स्टूडेंट। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी। सारे वीडियो जो है चारों पेपर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसी से आप जाकर चारों पेपर की अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं स्टूडेंट, मेरा वीडियो आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अभी देखिए मिड टर्म के लिए हम चला दिए हैं, अब आप बहुत जल्दी ही आप लोगों का जो है मॉडल पेपर के रूप में भी हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। लॉन्ग और शॉर्ट करा देंगे स्टूडेंट, तो अति लघु तो आप लोग अपने से ही कर लेंगे। ठीक है, देखिए फिर क्या, व्यवहारिकता। तो ये व्यवहारिकता में भी जो है शामिल होता है। फिर क्या, पदमाला के सभी पदों पर आधारित होता है, यानी जितना भी पदमाला में आपके अंक जो दिए रहते हैं उन पे क्या होता है, ये सभी पर। ठीक है, निदर्शन से कम प्रभावित होता है, यानी इसमें निदर्शनों यानी जो सैंपलिंग जो हम लिए हैं, ठीक है, उसका क्या है, उसका जो है कम प्रभाव पड़ता है किसमें, एक अच्छे मध्यमान की विशेषता में। अब आइए देखिए मध्यमान का सूत्र। तो देखिए मध्यमान का सूत्र तो अभी हमने आपको बताया कि मध्यमान को हम क्या कहेंगे, यम बराबर क्या होता है, सिग्मा x बाई n। ये क्या है, हमारा मध्यमान का सूत्र होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिर्फ एक लाइन में बस आप ये सूत्र लिख लेंगे और आपको क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में 2 आपको मिल जाएगा 101%। ओके, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आइए देखिए बहुलक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुलक से आप क्या समझते हैं, या इसी को बहुलांक से क्या समझते हैं, या बहुलांक को परिभाषित कीजिए, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए बहुलक वह मूल्य है जिसका प्रयोग पदमाला में सबसे अधिक बार होता है या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे बहुलक कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, देखिए 70 है, 90 है, 80 है, 50 है, 70 है, 60 है, 20 है, 70 है, 60 है, 50 है ना, ये अंक हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या अंक मान लीजिए सबको मिले, जैसे हमने कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 स्टूडेंट को देखा गया। ठीक है, अब 10 स्टूडेंट में क्या 70 पाने वाले, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। ये क्या है, तो 70 की जो बारंबारता हो रही है वो क्या हो रही है, अधिक बार हो रही है। बाकी सब कोई अंक रिपीट नहीं है, लेकिन 60 भी है लेकिन 2 ही बार है ना। लेकिन अधिक बार शब्द कौन सा जो है संख्या सबसे ज़्यादा आया, तो आपका 70 आया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 जो आपका बहुलक कहलाएगा, क्योंकि यह संख्या सबसे अधिक बार प्राप्ति की गई है। ठीक है, हमने बताया ना कि यानी 10 स्टूडेंट में क्या 70 पाने वाले जो है स्टूडेंट वो क्या है, ज़्यादा है। इसे प्राप्त करने वाले छात्रों की क्या संख्या जो है अधिक है, यानी 70 नंबर पाने वाले जो है बहुत अधिक में है। और क्या है 10 20 90 ये सब पाने वाले क्या है, कम है। तो ये 70 क्या हुआ, ये आपका जो है बहुलक हो गया। देखिए समझ में आ गया इस चीज़ को, आसान भाषा में, बिल्कुल हम इजी भाषा में यहाँ पर लाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर से अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार समझा रहे, जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया। देखिए एक किसी को 70 मिला, किसी को 90, किसी को 80, किसी को 50, फिर 70, फिर 20, फिर 60, 20, फिर 70, फिर 60, फिर 50। देखिए अब 60 भी क्या है, 2 लोग को 60 मिला, लेकिन जो 70 की संख्या है, ठीक है, जो 70 पाने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो देखिए ज़्यादा हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम्स ये 70 आया ना, इस
इसलिए जो 70 जो है आपका क्या हुआ, बहुलांक हो गया। हाँ, और इसको मैंने 70% पाने वाले बच्चों की क्या है, उस क्लास में संख्या अधिक है, 90 और 80 या 50 और 60 के अलावा। ठीक है, किसी बच्चे ने भी 20% भी पाया, किसी बच्चे ने 50% पाया, लेकिन जो 70% जो आया वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं पाए हैं, इसलिए इसका बहुलांक क्या हो जाएगा, आपका 70 हो जाएगा। अब आइए देखिए परिभाषा हम देख लेते हैं इसका कि जो है बहुलांक की परिभाषा क्या होती है गिलफोर्ड के अनुसार। तो बहुलक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहाँ की वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। ठीक है, जहाँ की वितरण में क्या होती है, सबसे, अभी हमने बताया ना, देखिए आवृत्ति बार बार आ रहा है ना, 70 70 70, ये 3 बार आया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बहुलक को हम वह बहुलक माप के पैमाने की वह बिंदु है जहाँ की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति, यानी 70 की जो आवृत्ति आई वो क्या हुआ, वो अधिक बार आया, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अब आइए देखिए मध्यांक की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए मध्यांक क्या, गैरेट के अनुसार, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हों तो मध्य के अंक को हम क्या बोलते हैं, मध्यांक बोलते हैं। फिर देखिए परिभाषा दूसरा भी गिलफोर्ड के अनुसार, किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे केस होते हैं और आधे केस क्या होते हैं, नीचे होते हैं। अब देखिए मध्यांक का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, मध्यांक का सूत्र आप लोग इसको भी समझ लीजिए कि यम, मध्यांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम डी एन से करते हैं, और इसका सूत्र होता है यन, कैपिटल एन रहेगा, +1/2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद क्या होता है आपका वां पद। ठीक है, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, वां पद लिखते हैं। ये हमारा क्या है, मध्यांक का सूत्र है। तो देखिए हम आपको बताया ना कि लास्ट ईयर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार ये कह रहे हैं कि लिंक दे दिए हैं स्टूडेंट, आप जो है वहाँ से जाकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, कैसे मध्यमान निकलता है, कैसे बहुलांक निकलता है और कैसे मध्यांक निकलता है, ये सारी क्लासेस आप लोगों को हमने वहाँ पे जो है दिया है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आप लोगों का थर्ड पेपर भी बहुत जल्दी ही मिड टर्म के लिए लेकर आएंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए, और जितना भी हम क्लास अभी दे रहे हैं उसको भी देख लीजिए, और जो पिछले साल का जो है वीडियो उसको भी आप लोग जो है ऐड कर लीजिए, मतलब ऐड करने का मतलब कि आप लोग उसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। हमने डिटेल में वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे जो है कराए हुए हैं स्टूडेंट। तो आप लोग को इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग बस चैनल से बने रहिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर करिए। और इस चैनल पर जो है आप लोगों के जो छोटे भाई बहन हैं उनके जो है को करिकुलर की, ठीक है, याद रखिएगा कि को करिकुलर, ध्यान दीजिएगा, को करिकुलर, और साथ में अभी जो है आप लोगों का जो है राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास जो है इस पे लग रही है स्टूडेंट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर चल रहा है, और साथ में क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर का भी मॉडल पेपर चल रहा है। तो आप लोग ये चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो अपनी को करिकुलर प्लस पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र की भी तैयारी वो अच्छे से कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में तीसरे पेपर के मॉडल पेपर के साथ, जो कि मिड टर्म परीक्षा के अकॉर्डिंग है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।